में था, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी कि मैं खुद आपसे रूबरू होकर कुछ बातें करूँ जो वहाँ के हालात मैंने देखे हैं। तो बॉर्डर पे हमेशा मैं जाता रहा हूँ, पहले भी गया हूँ मैं, जब मुख्यमंत्री बना तब भी गया और मुख्यमंत्री था तब भी गया, क्योंकि बीएसएफ के जवान जो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, जहाँ पर 50 डिग्री से क्रॉस होता टेम्परेचर कई बार, तो और सर्दियों में 1 डिग्री पाया रहता है, तो आंधी और अंधड़ और चलते ही रहते हैं वहाँ, उसमें वो लोग काम करते हैं साधनों के अभाव में। तो जब जाते हैं तो उनकी हौसला अफजाई होती है कि पूरा प्रदेश की जनता आपके साथ खड़ी है। इस रूप में मैंने देखा कि बहुत उनमें प्रसन्नता थी कि भाई हमें सम्मान में कोई आए हैं। और अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, जो जिसमें जिस रूप में थोड़ा तनाव है सीमाओं पर अभी भी है, क्योंकि मैंने पता किया कि जो फ्लैग मीटिंग होती है मंथली या फोर्टनाइटली, वो भी बंद है अब, और जॉइंट पेट्रोलिंग होती है उसको बंद कर रखा है। और जब बातचीत करते हैं हमारे अधिकारियों से, एयरफोर्स के हों चाहे बीएसएफ के हों, सबसे मिलना हुआ, एयरफोर्स वाले मिले, तो उनका कहना है कि उनकी तरफ से मूवमेंट काफ़ी हुआ, उनकी जो आर्मी की तरह जो विंग है, हमारे भी काफ़ी लोग हैं। तनाव है पर उसमें भी उनके हौसले बुलंद हैं। मेन बात जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि राजस्थान के अलावा देश भर के लोग वहाँ पर मौजूद हैं बीएसएफ के अंदर, और तो और गर्ल्स भी बीएसएफ में भर्ती हुई हैं, उनको तैनात किया गया है। और खुशी की बात ये रही कि वो कहते हैं जो बीएसएफ का जवान जो ड्यूटी करता है उसी ढंग की ड्यूटी, चाहे पेट्रोलिंग की हो, चाहे वो चौकी पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो महिलाएं जो वो है वो कर रही। पहली बार मैंने देखा, पहले गया था तो कभी नहीं था, इस बार वहाँ पर ये माहौल भी है कि वो अपनी ड्यूटी का अंजाम दे रही है। और उनके साथ हमने नाश्ते किए, चाय पी, सब कुछ किया, बातचीत की, तब भी वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के अंदर, महिला भी थी, लड़कियाँ भी थी, गर्ल्स भी थी और जवान भी थे। गड्ढा रोड चौकी पुलिस, गड्ढा रोड जो बीएसएफ चेक पोस्ट, फिर बवरियान जो अपने तनोज के आगे आई हुई है, वहाँ भी मैं गया। हिंदुमल कोर्ट तो कल गई था, और खाजू वाला, 4 चौकियों पे मैं गया और वहाँ पे सबको संबोधित की हम लोगों ने। ये बात बाकी मैंने बोल दी जो यहाँ लिखी हुई है। तो मैंने आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, राजस्थान जनता की तरफ से उनको ये आश्वस्त किया है, आगे भी हम लोग पूरी तरह साथ खड़े मिलेंगे आपको हर तरह की कठिनाई परिस्थिति में भी। और कोई शिकायत भी है, सुविधा भी है, जैसे वेट पहले माफ़ किया हम लोगों ने, आर्मी में पहले माफ़ होता था, वेट आर्मी में लगता है, उनकी जो शॉप्स होती है उसके अंदर, बीएसएफ में लगता था। तो मैं ही था जब मिस्टर एम के कुमावत थे डीजी बीएसएफ, तब मैंने पिछली बार वो वेट हटा दिया था। तो उनकी मांग थी कि जीएसटी लग गया, तो जीएसटी हटाया जाए। तो मैंने कहा ये केंद्र का मामला है, हमारी गवर्नमेंट लिखेगी केंद्र को कि आर्मी के साथ साथ में बीएसएफ के जवानों को भी सुविधा मिले। ये स्थिति है। बाकी छोटी मोटी समस्या, स्वच्छ पेयजल, आरओ लगने चाहिए वहाँ पर, पाइपलाइन बिछनी चाहिए, रिक्रिएशन के सेंटर वहाँ बने, टीवी लगे, ये पहले भी हम लोगों ने मदद की थी। इस बार भी हमने हर कैंप में 11 लाख रुपए देने का हमने वहाँ फैमिली फंड से उनको एक सिंबलिक उनको देने का प्रयास किया। तो मुख्य रूप से तो मुझे तो खाली इस विजिट के बाद में जब जोधपुर आया हूँ, तो जोधपुर संभागी मुख्यालय है,
तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ हमारे मीडिया के साथियों से बातचीत करूं। और एक बात और है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एयर फोर्स, आर्मी, सबके साथ में अच्छा समन्वय है वहाँ पर। ये हमने वहाँ पे बातचीत भी करी हमारे अधिकारियों से भी और BSF के लोगों से भी, तो सबने इस बात को स्वीकार किया कि फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत अच्छा और इंटेलिजेंस का आदान प्रदान भी ठीक होता है। आर्मी से भी आए थे परसों, बाड़मेर और 2-3 जगह गए थे वो, तो हलचल है, इसमें कोई दुरा नहीं। और सर्जिकल स्ट्राइक के पहले जो पुलवामा की घटना हुई, और पुलवामा के पहले जब आतंकवादी मारे जा रहे, पुलवामा के पहले भी, पुलवामा के बाद में भी, तो ये थ्रेड बहुत बड़ी थ्रेड मैं मानता हूँ कि यार आतंकवाद आपको भी 15, 20, 25 साल से जिस प्रकार से वो हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, और उरी में, पठानकोट में, और ये तीसरी घटना, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। अभी कल भी जम्मू के अंदर घटना घटित हुई, तो इसको नेस्तनाबूद करना हमारा पहला फर्ज है। पूरे देशवासी जब पुलवामा के बाद में भी हर वक्त में हमारी परंपरा रही है, चाहे 62 का वार हो, चाहे 65 का हो, चाहे 71 की बांग्लादेश की आज़ादी का वार हो, या कारगिल हो, तमाम देश की तमाम जो पार्टी हैं पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की, वो तमाम एकजुट खड़ी रहती है सरकार के साथ, और पूरा देश खड़ा रहता है। अभी जो कैंडल मार्च निकाले गए थे पूरे देश के अंदर, वो एक प्रकार से दो बातें थी, एक तो आक्रोश व्यक्त करना और एकजुटता दिखाना सरकार के साथ में। तो इस प्रकार की जो भावना है, उसमें इस बार भी राहुल गांधी जी ने, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, इमीडिएटली उन्होंने कहा कि हम लोग सब सरकार के साथ खड़े हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने भी ये बात कही। पूरा मुल्क सरकार के साथ खड़ा मिला और खड़ा है आज भी। उसके बावजूद भी जो ये स्टेटमेंटबाजी हो रही है, ये अच्छी बात नहीं। सीएम अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। दरअसल वो एक पेपर बाकायदा पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने जो बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको अपडेट करते हैं। जो उनका बॉर्डर इलाके में दौरा रहा, या जवानों से जब वो मुलाकात किए, वहाँ की समस्याओं पर जो फोकस किया, उन बातों का जिक्र अनावश्यक जो घटना गंभीर थी, जिसने पूरे देश को हिला दिया, पूरे विश्व में उसकी आलोचना हुई, उसके बाद में मैं समझता हूँ कि सत्ता बस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा माहौल बनाए रखे जिससे कि विपक्ष और पूरा देश उनके साथ खड़ा दिखे हर वक्त में, और दुनिया उसका लोहा माने, और लोहा मान भी रही है। हिंदुस्तान इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है, 130 करोड़ ज़्यादा हो गया वही, वो मुल्क संकट की घड़ी में हो जाता है, तो उसको बनाए रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। पर मोदी जी भी और अमित शाह जी भी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पर बार बार अटैक करते हैं, बहुत निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं, और वो कमेंट करते हैं डबल मीनिंग निकले। ये प्रधानमंत्री
को शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है देश के लिए, चाहे कोई पार्टी प्रधानमंत्री बने, उनके एक एक शब्द जो है वो जनता को छूने वाला होने चाहिए, उनके दिल को छूने वाला होने चाहिए, उस पर विश्वास करने योग्य होने चाहिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले होने चाहिए। जनता का खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कि मैं सुरक्षित हूँ देश के अंदर, सभी तरह से मैं सुरक्षित हूँ, मुझे बोलने की आज़ादी है, मैं अपने विचार एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ये भावना हर नागरिक में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के बोलने पे भी, प्रधानमंत्री के ऑरा से भी, उनके संदेश से भी। दुर्भाग्य की जो बातें मैंने कही उसमें कमी आ गई है, ना वो कॉन्फिडेंस है जो मैंने कहा आपको होना चाहिए, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो भावना और एक उनको आज़ादी मिली हुई है, आज़ादी पे रोक लग गई ऐसा लगता है। कोई मन की बात कह नहीं पाता है, खाली एक ही व्यक्ति मन की बात कहता है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरी दृष्टि में मन की बात कहते नहीं हैं, वो मन की बात थोपते हैं, देश में थोपते हैं। वो नहीं होना चाहिए। मन की बात हर व्यक्ति उनको कहे और 130 करोड़ जनता की मन की बात वो सुने, ये लोकतंत्र का कायदा होता है जो वो नहीं निभा रहे। तो देश में आज भय, क्योंकि एजेंसियों को बर्बाद जो किया गया है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, नीति आयोग, जुडिशरी, कोई आरबीआई, कोई एजेंसी बची नहीं है जिसको बर्बाद नहीं किया गया हो, उनकी अथॉरिटी ख़त्म नहीं की गई हो। और प्राइवेटली इन एजेंसी वालों से पूछोगे तो वो आपको यही कहेंगे। तो ये जो स्थिति देश में बनी है ये बहुत खतरनाक है। लोकतंत्र जैसे खतरे में आ गया हो, देश खतरे में हो और संविधान खतरे में हो, ये स्थिति में आज देश चल रहा है। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट बहुमत मिला था पिछले 5 साल पहले, 30 साल के बाद में। राजीव गांधी जी के बाद में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी बने, देवगौड़ा जी बने हों, गुजराल साहब बने हों, वीपी सिंह जी बने हों, वाजपेयी जी बने हों, सब बने हैं, मनमोहन सिंह जी बने हों, परंतु स्पष्ट बहुमत जिसे कहते हैं, मैजिक नंबर वाले, तो मोदी जी को मिले। मोदी जी उस बहुमत के अहंकार में जाने की बजाय अगर वो पक्ष विपक्ष सबको साथ लेके चलते तो आज नक्शा दूसरा होता, उनके खुद के लिए, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए और देश के लिए एक नई शुरुआत देश में हो सकती थी। लोकतंत्र में सरकारें बदलती रहती है और कांग्रेस ने, जिसने लोकतंत्र स्थापित किया देश में, वोटों का राज दिया देश को और दिए नहीं, उसको कायम रखा, अपनी जान गंवा करके। हमारे नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हो गए तो खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश में एकता अखंडता कायम रखी, जान चली गई इंदिरा जी की और राजीव जी की। ये तो है कांग्रेस। और ये जब से आए तब से 70 साल में क्या किया? 70 साल में जान दे दी देश के लिए इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। देश को एक रखा, अखंड रखा, आधुनिक भारत बनाया, एक ही बोल जाते हैं मोदी जी। तो ये जो जुमले उनके अब उल्टे पड़ने लग गए हैं चुनाव के अंदर, ये जितने ही जुमले बोले वो, अगर आप उनका स्पीच सुन लो, जब प्रधानमंत्री बनने के पहले बोला करते थे, सोशल मीडिया में खूब आ रहा है, तो फिर कांग्रेस कंपेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये स्थिति, इतने जुमले बोले गए थे और वो ध्यान दे नहीं रहे। अब वो ध्यान उन जुमलों में या उन जो उस पर बोलते थे, आरोप लगाते थे कि क्या हो गया चाइना को, क्या हो गया सरकार को, क्यों नहीं वो एक चीज़ के बदले 10 चीज़ ला रही है, क्यों नहीं ब्लैक मनी ला रही है, क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है। और वो सवाल उठा देंगे वापस। अब नई
नई बातों पे ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं और ध्यान डाइवर्ट करके राजनीति में चुनाव जीतना चाहते हैं। असली मुद्दों से ध्यान भटका करके चुनाव की बेहतरी पार करने की योजना बनाई है बीजेपी ने। और दुर्भाग्य है, देश में सिर्फ 2 लोग राज कर रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बाकी चेहरे किसी को याद ही नहीं। 2-4 चेहरे मुश्किल याद आते हैं। भाई आप यहाँ बैठे हो इतने लोग, आपको नहीं कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं सब मंत्री के नाम बता दूंगा या सब मंत्री का पोर्टफोलियो क्या बता दूंगा। 4-5 चेहरों को छोड़ करके 5 साल निकाल दिए, क्योंकि 2 चेहरे ही राज कर रहे हैं और ये खतरनाक है देश के लिए। तो ये तमाम बातें जो है वो मुझे आपसे करनी थी, करूँ इतनी कम है, भाई मैं आपकी सुन जाना ठीक रहेगा। बताइए। आपने पूरा बॉर्डर का विजिट किया, मगर जिस तरह से गंगानगर एरिया में वहाँ से सीमा पार से जो हरकतें हो रही है, ड्रोन जासूसी के लिए भेजे जा रहे हैं, बॉर्डर पर फायरिंग भी हुई, तो वहाँ कैसा लगा आपको, हालात कैसे हैं? नहीं, सब जगह मतलब मैंने कहा ना, हौसले बुलंद है सब जगह, कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कुछ नहीं। वो तो प्राइवेटली जब बात करते हैं तो लगता भाई कि उधर भी मूवमेंट हो रहा है, इधर भी वाच करते हैं, ध्यान रखते हैं, पर सब जगह चौकन्ने लोग हैं। तो ऐसे वक्त में जाना, मैं समझता हूँ कि ये जो उससे एक राजस्थान में जनता में भी एक मैसेज गया और बॉर्डर के लोगों में बहुत खुशी मनाई, क्योंकि वहाँ हम किसान भी मिले, वहाँ पर किसानों की मीटिंगें की सब जगह जो बॉर्डर में रहते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो भी आप रख सकते हैं। उनकी जो समस्याएं थी उनको हल करने का आश्वासन हमने दिया है और बड़ा इम्पैक्ट भी वहाँ पर है। जो हमारी स्कीमें लागू हुई है, हमने भी क्या किया है, जो 21 स्कीमें लागू की होगी अभी 80 दिन के अंदर, 80 दिन में 21 आसपास में जो घोषणाएं हुई है वो भी अपना में बेमिसाल है। इतने कम समय के अंदर आज तक किसी सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करी है, घोषणा करके लागू कर दिया है। वो बता रहे थे हमारे 500 करोड़ माफ़ हुए हमारे ज़िले में, हमारे यहाँ 400 करोड़ माफ़ हुए, इनपुट सब्सिडी बढ़ गई हमारे यहाँ पर, रोजगारों को भत्ता मिलने लग गया। मतलब सब जगह लोगों में इस बात का संतोष था कि सरकार आने के बाद में काफ़ी कुछ काम हुआ है और हो रहा है, रोज घोषणा हो रही है। सर, पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस बहुमत लेके आई, अच्छा माहौल था। ये जो स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसके बाद में क्या माहौल आप जानते हैं राजस्थान में कुछ बदला है? ये चर्चा का विषय है जो आप पूछ रहे हो, चर्चा का विषय है। यहाँ तो पूरे राज्य में, पर मेरा मानना है कि जनता ये समझ चुकी है कि जो कुछ हो रहा है ये सब चुनाव जीतने के लिए हो रहा है, इसलिए उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। और ये जो जिस प्रकार से कौन चैलेंज कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, कौन चैलेंज कर रहा है? ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस वाले तो उस पर सवाल उठा रहे हैं, हमारे सैनिकों के शौर्य पर। कौन उठा रहा है? इतने झूठे लोग हैं, असत्य बोलते हैं, गुमराह करते हैं लोगों को, और टीवी वाले और मीडिया वाले दबाव में हैं इनके पूरे देश के अंदर। कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, रवीश कुमार जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, दबाव में है। उस चक्कर में क्या हो रहा है, देश दिखा रहा है इनको कि साहब सेना पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता को बोलते हैं तो पाकिस्तान ताली बजती है, ये भी जुमला है उनका। ताली तब बजी थी जब मोदी जी बिना इन्विटेशन के गए थे पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के वक्त में गए थे। वो बिरयानी खाने गए या क्या पीने गए भगवान जाने, पर उस वक्त ताली बजी थी पाकिस्तान के अंदर। हमारे वक्त में ताली क्या बजेगी? उनको मालूम है कांग्रेस इस देश की वो राजनीतिक पार्टी है जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और हमेशा लोहा लिया, बल्कि आतंकवाद को ख़त्म किया। आप भूल जाइए, आप देखिए, आप 10 साल का इतिहास, 4-4.5 हज़ार आतंकवादी मारे गए थे यूपी गवर्नमेंट में, और अभी मारे गए 400 मुश्किल से।
इसलिए ये जो आप कहते हो, आपने जो सवाल किया कि कोई ताली वाली नहीं, ये खाली ताली बजा रहे हैं, आगे चुनाव जीते कैसे, उसके लिए ये खाली ये जितना बोलेंगे उतना नुकसान होगा इनको, क्योंकि झूठ आधारित बातें हैं कि यहाँ के लोग सेना कुछ कभी मैंने सुना नहीं कि आज भी कोई भारतीय है तीनों सेनाओं के या पैरामिलिट्री फोर्सेज के शौर्य पर, पराक्रम पर किसी ने क्वेश्चन मार्क किया हो। इतनी हत्याएं और इतनी जाने जा रही, शहीद हो रहे हैं, कौन क्वेश्चन मार्क कर सकता उनकी बहादुरी पर? कोई नहीं कर सकता। सवाल ये है कि ये लोग जो बोलते हैं उसके लिए पूछना वाजिब है। जो पूछा किसी ने कि भाई आप क्यों बार बार आपने कह दिया 350 लोग मारे गए। दुनिया के मीडिया बोल रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन टाइम्स, यूके के अंदर तमाम विदेशी मुल्क के लोग कहते हैं वहाँ पे बम जरूर गिराए गए होंगे, कुछ गिराए गए होंगे वहाँ पर जंगलों के अंदर। तो जो हमारी गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है, मान लो अगर आप में सच्चाई है, क्या हमारा एक वो तो पार्टी छोड़ दीजिए, आम नागरिक का क्या अधिकार नहीं है पूछने का सरकार को कि भाई आपने कहा 350 लोग मारे गए, आपने मीडिया से बुलवा दिया, सुबह 350 का सफाया हो गया, इतना बड़ा, तो लोगों को कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, खुशियाँ मनाई हम लोग सब ने कि भाई बदला ले लिया आपने, बदला ले लिया तो हुआ। और उसके बाद में अगर दुनिया का मीडिया बोल रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, तो क्या कोई नागरिक, आम नागरिक भी नहीं कह सकता है, पूछ सकता कि भाई सरकार को स्पष्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे। ये कोई आलोचना नहीं हुई है, ये कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया। ये जो हमारे विरोधी लोग बोलते हैं, और फिर विरोध संदेह पैदा इसलिए भी होता है 350 से आ गए, ये 250 पे आ गए वो अमित शाह जी, आलू वाले जी आ गए कि पता नहीं, हम तो खाली हमने भारी बदला लिया, हमने तो कुछ, हमें कुछ मतलब नहीं कि तो मरे कि नहीं मरे। एक और मंत्री कुछ और बोल गया, और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बोले कि हमारा ये काम नहीं है, सरकार का काम है बताने का। अगर 4-5 भाषाएं बोली गई है, अगर 5 भाषाएं बोली तो क्या हिंदुस्तान के नागरिक को डेमोक्रेसी में अधिकार नहीं है, या मीडिया को अधिकार नहीं पूछने का कि अब क्या मतलब किस रूप में आपने ये कहा है, ये बताओ हमें, तो खुशी होगी। शक कौन सा कर रहा है? जो शक है, संदेह है, उनको दूर करने की हम आपको सलाह दे रहे हैं, आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपराध बोध से ग्रसित होंगे, इसलिए वो इसको टर्न दे रहे। पाकिस्तान वाले ताली बजाते हैं, हमारी सेनाओं पे शौर्य पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ये चलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता सब समझती है, चुनाव जीतने के लिए ये लोग राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं बहुत निम्न स्तर पर। ये लोग विपक्ष की पार्टियों को वो का महागठबंधन क्या बताते हैं, वो मिलावटी महागठबंधन है, महामिलावट बता रहे हैं। ये शब्द घड़ने में तो ये आरएसएस और बीजेपी वाले माहिर हैं, शब्दों की रचना करने में, उसको घड़ने में, उसको बोलने में। ये माँ ठगी लोग हैं, माँ ठग लोग हैं। जो ठग होता है ना, उसके दिमाग में ऐसी बातें ऊपर जाती है कि मुझे क्या क्या बोलना चाहिए। क्या सादत और राम मंदिर पे वापस आएगी सब भाजपा? ये ठगी है, ठग लोग हैं, ठग। ऐसा सादत और राम मंदिर मुद्दा, ये तो चुनाव आए तो आप देखा नहीं, वो कविता आई थी सोशल मीडिया के अंदर कि बॉर्डर पर ये है तो क्या पता नहीं कोई चुनाव आ गए क्या। तो ये तो खुद मीडिया वाले अब देख रहे हो क्या कर रहे हैं। पर ये मैं समझता हूँ कि जनता बहुत समझदार है देश की, और तमाम बातें आज जो हो रहा है माहौल देश में, और अगर चुनाव होते ही, चुनाव जीतते ही जनता में अगर ये बात फैल गई थी उस वक्त में कि अगला चुनाव मोदी जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये एक प्रधानमंत्री के लिए ये सोच मेरी राय में अच्छी सोच नहीं होती है किसी प्रधानमंत्री के लिए। ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं सुनते थे आप लोग? बता दीजिए। कांग्रेस कुछ भी कर सकते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनावों को लेकर
कितनी सीटें लोकसभा लाओ चुनाव को साहब? लेकर के जैसे 25 सीटों का बीजेपी ने दावा किया, हम सब जीतेंगे, तो आपका क्या कहना है? 25 सीटें हम जीतेंगे, क्या तैयारी चल रही आपा है? कितनी सीटें लाओ? देखिए, उनकी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए आपको। गुजरात में 150 सीटें गई थी, 150 गई थी और आई थी उनके 90 और 95 आई थी। गुजरात में 150 के दावे किए गए, जो खुद का राज्य है उनका। और राजस्थान में दावे करके गए थे 150 सीटों के, 150 सीटों में दावे इनके थे, तो सरकार 73 पे रह गई, चली गई। अभी दावे ही हैं इनके। हम तो ये कर रहे हैं, हम दावा करने के बजाय हम ये कह रहे हैं, हम 25 सीटों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि अधिकांश सीटें राजस्थान में कांग्रेस जीते। अभी टाइम है, क्योंकि इतना जल्दी करना उचित नहीं है, पर हमने जो फैसले किए तो हमने जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हमारी सरकार आएगी, 24 घंटे काम करेगी, 10 दिन में कर्जा माफ़ करेगी, मंत्री लोग जनता के संपर्क में रहेंगे, उनकी जन समस्या सुनेंगे और फैसले तत्काल करेगी। हम एक के बाद एक फैसले करते जा रहे हैं। आज भी एक फैसला हुआ है, जो बड़ा फैसला हमने किया है। ग्रामीण परियोजना क्षेत्रों में 40 LPCD, इसका मैं आपको शाम को अलग से भिजवा दूंगा आपकी मीडिया लैंग्वेज में। LPCD पानी के उपभोग तक वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया हम लोगों ने। ये बड़ा निर्णय है। और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी के उपभोग पर वाटर चार्जेस इत्यादि नहीं ले जाएंगे। इससे करीब 2 करोड़ 8 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में मीटर कनेक्शन पर, या मीटर चालू हालत में है, वहाँ प्रति कनेक्शन 15 KL मासिक उपभोग तक वाटर चार्जेस समाप्त करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार के कनेक्शनों पर प्रति कनेक्शन 15 KL मासिक उपभोग तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सीवरेज एवं डेवलपमेंट चार्जेस सरचार्ज भी लागू नहीं होंगे, जिससे 56 लाख की आबादी शहरों में रहती है उसको लाभ मिलेगा। इसमें फ्लैट रेट बिलिंग भी शामिल है। फ्लैट रेट बिलिंग भी शामिल है। शहरी क्षेत्रों में जहाँ फ्लैट रेट बिलिंग की व्यवस्था है, वहाँ भी वाटर चार्जेस नहीं लेने का निर्णय लिया गया। 1 अप्रैल 19 से जारी किए जाने वाले पानी के बिलों में उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार बिलिंग की जाएगी 1 अप्रैल से। इस प्रकार लगभग 161 करोड़ रुपए जनता की बचत होंगे। 161 करोड़ रुपए माफ़ किए जाएंगे और जनता को फायदा मिलेगा। जन स्वास्थ्य अभियान विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर ऐसे मीटर कनेक्शन जहां मीटर चालू हालत में नहीं है, वहां अगले 2 वर्ष के भीतर मीटर बदलने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। मीटर चालू हालत में आने के बाद ऐसे चालू मीटर वाले शहरी कनेक्शनों पर भी प्रति कनेक्शन 15 KL मासिक उपभोग तक कोई वाटर चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अब जो बड़े हैं वो तो छोड़ दीजिए, इनको ना कोई लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ना जमा करने की वो जो असुविधा होती है जमा करने के लिए और सर क्या एक्स्ट्रा पेनल्टी लग जाती है, सब खत्म हो जाएगा। ये बड़ा निर्णय है। एक लोकल स्तर पे आपको बता दें, जोधपुर से इस समय बड़े डॉक्टर्स को जोधपुर की बाहर लगा दिया गया है। आपकी नॉलेज में से 2 बातें हैं। यहाँ पे व्यवस्था काफ़ी चौपट हो रही है, जैसे आपके वैज्ञानिक विभाग से भी काफ़ी डॉक्टर्स। एक तो मैं जोधपुर वासियों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अभी मैं 2 दिन से मिल रहा हूँ, सैकड़ों हजार लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। मैंने अलग से व्यवस्था कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो सरकार बने हुए 80 दिन हुए हैं, कि जहाँ जिला प्रशासन उसको जो समस्याएं ग्रीवेंसेस लोगों की है उनका शीघ्र निपटारा होगा। उनको आगे जयपुर तक भी और इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और CMO का एक जो हमारा अधिकारी है वो इसको मॉनिटर करेगा, जोधपुर के जितने भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने से लोगों की उम्मीदें भी मुझसे होती है।
नंबर 1। नंबर 2 कि जो काम होने लायक है वो होके रहेंगे। नंबर 2, उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, उसको हम लोग खुद देखेंगे और काम करवाएंगे। नंबर 3, ट्रांसफर जो हो रही है उसको लेके लोगों में लोग धन्यवाद देने भी आते हैं और लोग ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए आते हैं। इसको मैंने कभी ट्रांसफर में मैंने रुचि नहीं दिखाई। जब से मैंने राजनीति शुरू करी है मैंने हमेशा ट्रांसफर से बच के चला हूँ। मैं 80 से जब से मैं MP बना हूँ, आज ही मेरी धारणा वही रहती है। पर जो लोग ये परंपरा पड़ गई है कि बीजेपी आती है तो जैन लोगों को बाहर फेंक देती है, RSS को लेके आ जाती है, तो ये झगड़ा चलता रहता है। तो इस कारण से अगर आपको किसी को अन्याय किसी का हुआ है पहले का, तो अन्याय समाप्त हो, ये हमारा कर्तव्य बनता है, तो वो अलग बात है। वरना कोई बदले की भावना से किसी की ट्रांसफर नहीं की जाएगी। नंबर 3, ये अनंत काम है ट्रांसफर पोस्टिंग का। हर व्यक्ति सुविधा चाहता है। कुछ सलाहवार लगा दो तो सलाहवार कह साहब जोधपुर से मिल जाओ, ये स्थिति है। तो ये मेरी वो तो सब काम संभव नहीं होते हैं। और नंबर 4, एक पॉइंट जो आपने अभी डॉक्टर वाली बात कही उसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। और वो मैंने परसों जब मैं एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था जयपुर में, तब मैंने इसको मुद्दा गवर्नमेंट की एक और मेडिकल कॉलेज खोली है जयपुर में, मेरे वक्त में हमने मंजूर की थी, बिल्डिंग बन गई। तो मैंने एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कही, पता नहीं वो मीडिया में आई कि नहीं आई या छपी कि नहीं छपी, कि ये जो तरीका है, मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, आप लोग TV वाले भी हैं, लाइव हो रहा नहीं हो रहा भगवान जाने, परंतु लाइव हो तो ठीक है, स्वागत है, नहीं हो तो स्वागत है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड कि ये जो परंपरा पिछले 20-25 साल से चलती है कि MCI का इंस्पेक्शन होता है और इंस्पेक्शन में वो जो उनका क्राइटेरिया बना हुआ है वो देखते हैं कि डॉक्टर्स पूरे हैं कि नहीं हैं, इक्विपमेंट पूरे हैं कि नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है कि नहीं है, उसके आधार पर वो लोग उसको मान्यता देते हैं। तो प्राइवेट अगर हॉस्पिटल बना है, मेडिकल कॉलेज बनी है, वो अगर ये काम करे वो भी गलत है, वो भी गलत है। पर सरकारी अस्पताल में ये काम हो रहा है। सरकारी अस्पताल में ये है रहा है कि उदयपुर में MCI आ रही है तो टेम्परेली जयपुर से भेज दो डॉक्टर, उदयपुर में भेज दो, बीकानेर में आ रही बीकानेर भेज दो, फिर वहाँ पर बुला दो, मतलब वहाँ पर खाली कर दो, वहाँ कर दो। तो अभी जो ट्रांसफर कुछ हुई है वो ट्रांसफर कुछ तो हुई है उस स्कीम के अंतर्गत कि पाली में नया मेडिकल कॉलेज खुला है या बाड़मेर में खुला है, जहाँ भी खुलते हैं एक बार भेज दो उनको, तो MCI आएगी, सब देखेगी सब कुछ ठीक है, उसके बाद में चली जाएगी तो वापस उनको ट्रांसफर यहाँ कर दी जाएगी। ये बेसिकली मैं इसको बहुत मैं इसको अनफॉर्चुनेट मानता हूँ और इसको मैंने कह दिया अधिकारियों को कि ये चलने वाला नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, इसको मैं ठीक करवाऊंगा। ठीक है, चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखो मैंने कहा अभी जयपुर में वैभव गहलोत चुनाव लड़ता तो मेरे खाते में नहीं जाएगा। नंबर 1 बात तो ये क्योंकि 15 साल से मैं उनको रोक रहा हूँ, चाहे वो MP का इलेक्शन था तब भी, वो यूथ कांग्रेस के जो इलेक्शन शुरू किए थे राहुल जी ने, तब भी वो मेंबरशिप शुरू करवाना चाहते थे, वो भी अपना आप को दावेदार करने के लिए अध्यक्ष के लिए, मैंने तब भी मना किया। चंद्रबान जब पिछले प्रेसिडेंट थे तब भी उनको महामंत्री प्रपोज किया तो मैंने मना किया कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप महामंत्री बने या चुनाव जीत जाएंगे, लोग कहेंगे सब मुख्यमंत्री है कि इनके कारण जीत गए। पर वो यूथ कांग्रेस में लगातार लंबे अरसे से पूरी तरह इन्वॉल्व है, राजस्थान भर में कैंपेन करता है, हर चुनाव में जो उसको बुलाता वो जाता रहता है, पूरा राजस्थान जानता है और वो अपना काम करता है बिना पद के तो एक कार्यकर्ता को अगर टिकट अच्छे कार्यकर्ता को मिलता है
जो समर्पित है पार्टी के लिए, जो बुलाता है वो सब कैंपेन में जाते रहते हैं, कैंपेन कर रहे हैं। मेरे कैंपेन में भी कभी कभी आते हैं वो। हालांकि मैंने ये कोशिश करी कि यहाँ के कार्यकर्ताओं, जब वो कभी उन्होंने यहाँ के कामों में, मेरे कामों में इंटरवेंस नहीं किया। जोधपुर के अंदर ट्रांसफर में, पोस्टिंग में, किसी मतलब कोई भी जो सरकारी इंटरवेंस होता है वो उन्होंने कभी करने की कोशिश नहीं की जोधपुर के अंदर। क्योंकि मैं यहाँ पर मैं खुद हूँ, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पहले प्रायोरिटी है कि उनकी बात का वजन हो, बजा कि मुख्यमंत्री बेटा कोई कह दे तो प्रायोरिटी उसको मिले, वो अच्छी बात नहीं थी। तो मैंने हमेशा ध्यान रखा इन बातों का, और फिर मैं कामयाबी रहा और सौभाग्य से उसने भी माइंड नहीं किया। तो ये तो चलता रहा था। अब अगर पिछली नाम चला था उसका, अब अगर पार्टी टिकट देती है, कहाँ से देती है, ये तमाम फैसले पार्टी हाईकमान करेगी। मैं एक अनुशासित सिपाही हूँ पार्टी का, मैं इन तमाम बातों को उस रूप में देखता हूँ। पर मैंने पिछली बार कह दिया था जब चुनाव हार गई थी पार्टी पार्लियामेंट में, उस वक्त मैंने कहा भाई अब मुझे एतराज़ नहीं, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा हूँ, अब पार्टी टिकट दे या नहीं दे उनके ऊपर है। पिछली बार पार्टी, उनमें पिछली बार टिकट नहीं मिला था उसको, अब इस बार जो है कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा, आपकी तरफ से तो क्या? है ना, आपको तो रिजल्ट ऐसा आपकी तरफ से, आपकी तरफ से क्या कटोगी, आपकी तो रिजल्ट ऐसा, मेरा ही आपकी तरफ से तो रिजल्ट ऐसा। मेरी तो हरी डंडी, मेरी डंडी तो राजस्थान 25 सीटों में कहीं लड़े हरी डंडी है। हाईकमान जाने का काम जाने है, मेरे को क्या करना। आए थे सचिन राव का हाथ मिलने के लिए। सर फिर से अभी वापस समय दिया उनको, अभी समय दिया उनको सर। मैं बिजी था, मैं शायद मिल नहीं पाया, मैंने कुछ सुना कि वो आए थे। कांग्रेस में अब वो मैं बीमार था, ऑपरेशन हुआ मेरा, उसके लिए आए होंगे। आप क्यों शक करते हो इसी बात का? फैसला साहब आपको सैल्यूट मारी थी, साहब वायरल हुआ था। फैसला साहब ने आपको सैल्यूट मारी थी सीएमओ में, फैसला साहब ने आपको सैल्यूट मारी थी सीएमओ में, वायरल हुआ। देखो फैसला साहब सैल्यूट तो मुझे मारते, वसुंधरी को मारते। वो फौजी आदमी है हमारे दिल में। फैसला जी फिर से समय दिया क्या सर आपने? हमारे दिल में फैसला जी के प्रति बहुत सम्मान है। वो एक अलग पर्सनालिटी है और वो फौजी है तो सैल्यूट मारना उनका एक नेचर। अभी वापस मिलने का आपने मुझे नहीं मालूम, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मेरे स्टाफ में दिया होगा। कांग्रेस में आ रहे हैं कि नहीं सर, ये बताइए आप। कांग्रेस में आ रहे हैं कि आप मैं ऑपरेशन करा के आया हूँ, उसकी तो आप मुझे पूछ नहीं रहे कोई भी। तबीयत कैसी है सबसे पहला ये पूछा। आप बताइए। कर्नल सोना तो पूछ जा सकता है और हमारे मीडिया वाले बैठे हुए हैं, सर पहला सवाल पूछ नहीं रहे हैं। शुभकामना देखा है सब सीएमओ 19 फरवरी को। पार्टी ने तय किया है किसी विधायक को या आधार उनको टिकट नहीं दिया जाएगा लोकसभा का, तो क्या मानवेंद्र या हरीश ये तमाम फैसले हाईकमान करते हैं। ये तमाम फैसले हाईकमान करती है कि किसको टिकट मिले, किसको नहीं मिले। मेरी दृष्टि में विनिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे बड़ा होता है। सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेट रिजर्वेशन की पूर्व राज्य सरकार ने घोषणा करी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में स्टेट रिजर्वेशन के लिए 25% स्टेट रिजर्वेशन की पिछली राज्य सरकार ने घोषणा कर दी थी, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है सर। घोषणा कर दी, लागू क्यों नहीं किया उन्होंने? वो सर वो एक्ट में अमेंडमेंट यूनिवर्सिटी को करना पड़ेगा सर। एक्ट अमेंडमेंट तो ऐसे नहीं होता है। नहीं वहाँ पे हो गया, यहाँ पे उन्होंने भेज दिया, पर यहाँ से अभी लागू नहीं हुआ। ये राजस्थान के स्टूडेंट्स मैं पता एकमात्र यूनिवर्सिटी बची है साहब जिसको नहीं है सर इंडिया में। सर देश की 21 यूनिवर्सिटीज के अंदर से 19 में ये व्यवस्था इन है। तमाम कामों में जो आपने पत्रकार में लिखा है, प्लॉट का भी या दिक्कत, लैपटॉप का भी या क्या कहते हैं वो उनके पेंशन का लिखा नहीं आपने, पेंशन का भी है उसके अंदर। सर प्लॉट 1 मिनट तमाम सर हमारी बात तो पूरी होने दो सर प्लीज। तमाम सर पहले खबर की बात तो कर ले सर। राष्ट्रीय नेशनल लॉ का बोलो सर, पत्रकार का अधिसूचना संकलन हो सर, हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट बाकी है सर।
क्या कह रहे हैं? सर वो बात पूरी नहीं हो पाई। 21 में से सर 19 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये व्यवस्था लागू है स्टेट रिजर्वेशन की। केवल सर हमारे और बेंगलोर के अंदर नहीं है। बेंगलोर में भी विधानसभा ने वहाँ पे लागू करने की घोषणा की, लेकिन सर हमारे यहाँ पे अभी तक लागू हुई भी नहीं हुई। वहाँ लागू हुआ नहीं है, वहाँ पे कोर्ट में पेंडिंग मामला सर। मैं पता कर मैंने कहा जवाब देना आपको। सर हमारे पत्रकारों के लिए अतिशीघ्र समीकरण करो, जोधपुर से जयपुर आना पड़े सर, टूटे टूटे बुढ़ा पाया के लिए अतिशीघ्र नवीनीकरण के लिए क्या जोधपुर जिला मुख्यालय और संभागीय मुख्यालय है, तो कम से कम जोधपुर संभाग के पत्रकारों को रिन्यू करने के लिए भी जयपुर क्या करने लिए? कार्ड का नवीनीकरण रिन्यू के लिए। जयपुर जाना पड़ा सर पहले। मशीन लगती है वो जयपुर में। अच्छा सर हाउसिंग कोर्ट के फ्रॉड भी बाकी है। ये लिख के दे दिया, आप ज़्यादा खड़े मत हो। ये अपनी तो इन्होंने आज पहला दिन तो दिखे बन नहीं आया सर, बड़े बार में दे दिए, छोटे में नहीं आया सर। ये जो है ये आपके जो है ये सारी फाइलें रघु शर्मा जी ने हलचल शुरू कर दी। नंबर 1। नंबर 2 आपने तो कह दिया पैर खराब आपका। तो आप क्या बोले? मैं ये कह रहा था पिछली बार तो रिन्यूअल के लिए मशीन आपके कार्यकाल में आई थी भेजी थी आपने। इस बार जब लास्ट टाइम जब आए थे तो आपने कहा तो लोकेशन खोदाना है, हमने इंप्लीमेंट किया था। मैं समझा नहीं, मैं पॉइंट समझा नहीं होगा, देख देंगे उसको। ठीक है, धन्यवाद। सर वो थैंक यू। सीएम अशोक गहलोत को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो तमाम मसलों पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। और जोधपुर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, और वहाँ पे पाकिस्तान के मसले को लेकर या फिर भारत सरकार ने जिस तरीके से कहा कि भारतीय सेना का अपमान किया जा रहा है, उन तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा। और साथ साथ लोकसभा चुनाव